हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे वीडियो लेक्चर में। आप सभी की डिमांड थी कि सर प्लीज़ आप हमें 11th स्टैंडर्ड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के बता दीजिए, बिकॉज हमारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है, मार्च के महीने में ही आने वाला है। तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं, कुछ लोगों के जो है 11 से शुरू हो रहे हैं, कुछ लोगों के ऐसा भी है 25-26 तारीख के बाद से शुरू हो रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं ये आज का एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आया हूं, जिसमें मैं हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को टिक मार्क करवा के दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपका डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स आएगा। तो आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है, मतलब प्रैक्टिकल्स जिसमें ओरल सब इंक्लूडेड है, वो 30 मार्क्स का होता है। और आपका जो थियरी होता है, थियरी पेपर, रिटर्न पेपर जो आप लिखते हैं, वो 70 मार्क्स का होता है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि वो जो 30 मार्क्स है उसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ। तो इस चैनल को सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। तो ये चैनल पे जाने के बाद आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी के प्रैक्टिकल्स हैं, यहाँ पे 12th के प्रैक्टिकल्स हैं, यहाँ पे 11th के वन शॉट है, यहाँ पे 12th के वन शॉट हैं, एंड और भी है प्लेलिस्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये है आपके काम की प्लेलिस्ट। वो 30 मार्क्स का आपका इंतजाम यहाँ हो जाता है। तो ये वाले जो वीडियोज हैं, ये प्रैक्टिकल वीडियोज हैं 11th स्टैंडर्ड के, जिसमें बहुत ही डिटेल में मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप अभी अपने मोबाइल पे और उसको जूम करके देखिए। तो ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वाला प्रैक्टिकल हो, चाहे कोई दूसरा फोकल लेंथ ऑफ लेंस वाला हो, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हो, ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है मैंने करके आपको दिखाए हुए हैं और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और देखिए, ये देखने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मुश्किल से 18-20 मिनट का वीडियो है। तो 18-20 मिनट के वीडियो में आपको अगर कुछ सीखने मिल रहा है कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, कितना वजन डालना है, क्या पुट करना है, तो क्या बुरी बात है। तो आप लोग यहाँ पे आपको इजीली 30 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना आएगा। और इसमें मैं जो बीच बीच में बातें बोलता हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको वाइवा में क्या जवाब देना है वो भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 30 मार्क्स का चलिए, ये तो आपका इंतजाम हो गया। बाकी के 70 मार्क्स की बात करते हैं। तो जो बाकी का 70 मार्क्स है उसमें अब हम क्या करें। तो जो मेरे वन शॉट वीडियोस हैं, लिसन वेरी केयरफुल, मैं आपको दिखा देता हूं मेरे वन शॉट वीडियोस। यहाँ पर प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए 11th स्टैंडर्ड के सारे वन शॉट वीडियोस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। यूनिट्स मेजरमेंट चैप्टर, आपका मैथमेटिकल मेथड्स, फिर मोशन इन अ प्लेन, मतलब सारी चीजें जितना भी आपको चाहिए, लॉज ऑफ मोशन, ये सारे के सारे। और वो भी कितनी देर में, अरे पूरा चैप्टर मैंने मुश्किल से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर दिया। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो 3 घंटे के पार चला गया हो, एक आध को छोड़ के, शायद ऑप्टिक्स वाला 3 घंटे का है। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि यानी कि 2 घंटे के अंदर खत्म है। 2 घंटा 3 घंटे के अंदर सारे के सारे खत्म है। देखिए कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 1 घंटा 19 मिनट, 1 घंटा 51 मिनट, समथिंग लाइक दैट। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वन शॉट वीडियो जो मैंने बनाए हैं, इसमें आप ऐसा मत सोचना कि सर ने सिर्फ है ना क्या किया है, फटाफट इसमें उड़ा दिया होगा। नहीं, आप अगर मेरे एक बार वन शॉट देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा मैं बहुत ही डिटेल में वन शॉट पढ़ाता हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो वन शॉट मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और टेक्स्ट बुक खोल के सामने रखी है और उसमें एक एक टॉपिक मैंने दिखाया है, फिर उसको डिटेल में समझाया कि देखो ये सारा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा थियरी का भी इंतजाम यहाँ पे हो चुका है। अरे ये क्या मेरे हाथ से हिल रहा है थोड़ा सा, बट एनीवे सो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको समझिए, आपको ये देखना ही है। ये वन शॉट जब आप देख लेंगे बेटा, बहुत ही इजीली, अगर आप ये वन शॉट देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजीली समझ में आएंगी, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देर किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग अपने 11th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पर। तो अभी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाने वाला हूँ और उसको कैसे लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ।
तो आप लोग उससे पहले, मतलब ये शुरू होने से पहले, आप लोग अपने हाथ में कम से कम एक किताब, कॉपी, पेन लेके बैठिए। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक है तो वो लेके बैठिए, ताकि आप उसमें डायरेक्टली टिक कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलूँ तो उसमें आप लिख सकें। ठीक है, तो टिक करना है, लिखना है। अरे ऐसे ही डायरेक्टली मत देखो प्लीज़। कभी भी पढ़ाई जब करते हो ना, तो हाथ में कलम होना चाहिए, बिकॉज पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा होती है, कलम की ताकत। तो प्लीज़ लिखिए, लिखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ वो लिखिए। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर। तो मैं बता दूं अभी आपको, डोंट वरी, मैं ज़रा पहले पेजेस चेंज कर लूँ फटाफट। हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। सब लोग वहाँ पहुँचिए, एक्सरसाइज पे पहुँचिए। ओके, तो याद रखिए कि देखिए, आपका जो कॉलेज है उसमें जितने भी सवाल आपको एमसीक्यूज के आने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक से आने वाले हैं। तो टेक्स्ट बुक के बाहर का एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कॉलेज ऐसा है कि जहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक में से नहीं बनाते हैं, तो भी उन्हें टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वो नहीं भी बनाते तो भी बनाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। हर कॉलेज में कह दिया गया है आपको टेक्स्ट बुक से ही बनाना है। हाँ, इतनी पावर उनको दे दी गई है कि वो खाली नंबर चेंज कर देंगे, तो नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, जैसे यहाँ पे 1% लिखा था, यहाँ पे हो सकता है 5% लिखा हो, तो नंबर चेंज करने की पावर उनके पास है। लेकिन यूजुअली वो इसी बुक में से जो दिया हुआ है वही वाला एमसीक्यूज बनाएंगे। तो सारे के सारे एमसीक्यूज हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि जितने भी एमसीक्यूज हैं, आप लोग चाहे तो मेरे एमसीक्यूज के कुछ चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, अभी सब बन नहीं पाए, मैं बना रहा हूँ, प्रोसेस में हूँ। तो वहां से आप एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। या फिर आपको तो मालूम ही, आप लोग का वो जो फेवरेट ये है वेबसाइट है, वहां पे आप लोग जाते हैं और एमसीक्यूज का आंसर देख लेते हैं। तो वहां से सारे एमसीक्यू के आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ओके, एनीवे, तो ये तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना। अब यहाँ पे आ जाइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। तो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन हर कॉलेज वाले पूछते ही हैं, लगभग हर कॉलेज वाले पूछते हैं। ये जो सवाल है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L अंडर रूट LYG, L अंडर रूट LYG। तो ये क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या हैं, ये सारी चीजें, बाय द वे ये पूरा मैंने जो है अपने एक वीडियो में डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, वरना आप लोग की जो फेवरेट वेबसाइट है वहां पे जाकर तो इसका सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो डायमेंशंस, और ये वाला मार्क कर लीजिए, सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि न सिर्फ आपको आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, बल्कि 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए भी ये बेसिक है, आपको ये पता ही होना चाहिए। और साथ में अगर आप सीईटी देने वाले हैं या कोई भी एंट्रेंस देने वाले हैं, तो वहां पर भी ये बहुत काम आने वाला है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ मार्किंग करते चल रहे हैं। एक सेकेंड, मैं जरा इसका पेन ये कर लूं ऑन। ओके, तो ये मार्क कर लिया, सेकेंड वाला, थर्ड वाला मार्क कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपने सेकेंड थर्ड मार्क कर लिया है। उसके बाद में यहां पे देखिए, व्हाट इज मेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से भी, अपने कॉलेज के एग्जाम्स के हिसाब से भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। यहां पर हम लोग आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। तो यहां पर जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स बोला है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, सेकंड वाला न्यूमेरिकल, इसको मार्क कर लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, सिक्स्थ वाला, जिसमें आपको 4-5 वैल्यूज दी हैं, तो आपको इसी का एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी चीजें निकालनी है। तो ये भी आप लोग मार्क कर लीजिए, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद में यहां पर ये वाला, ये एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको मैं ऐसा 4-5 स्टार भी बना दूं तो बेसिकली कम होगा। तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स में खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके के जो सवाल आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप लोग मार्क कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 था। यहां पर फिर आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मार्क कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा था कि सर, एक तो देखिए आप हमें ऐसा वीडियो में बताइए कि भाई हम लोग 11th में क्या पढ़े, अभी एग्जाम आने वाले क्या पढ़े। दूसरा, कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर 12th में क्या जरूरी होगा, वो बेसिक हमको जो 11th में चाहिए वो आप हमें बताइए। तो मैं वो भी बता रहा हूं। और एंट्रेंस एग्जाम्स में सर क्या क्या पढ़ना होता है, सीईटी में कितना आता है 11th स्टैंडर्ड से, तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो आपको, अगर आप नहीं पढ़ते 11th के चैप्टर्स, तो 12th के चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको 11th के चैप्टर्स पढ़ना ही है।
ठीक है। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी सीरियस है पढ़ाई के बारे में, तो मैं उनके लिए खास करके ये चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का जो लेवल है ना, ये है वो लेवल, और सीईटी का लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, यहां पर है। तो अगर आप बोर्ड्स भी बहुत अच्छे से कर लेंगे ना, बोर्ड्स बहुत अच्छे से कर लेंगे, सीईटी नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी आपका है ना क्रैक हो जाएगा, कम मार्क्स से क्रैक होगा, आपका लास्ट रैंक आएगा, लेकिन क्रैक हो जाएगा, गारंटीड, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आपने सिर्फ बोर्ड्स भी अच्छे से पढ़ लिया, आपने सीईटी अलग से नहीं भी पढ़ा, आपका सीईटी क्रैक हो जाएगा, लेकिन परसेंटाइल बहुत कम आएगा। तो अब ये जो गैप है, ये गैप कैसे भरेंगे? तो ये गैप के लिए आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेंगे। तो उसके लिए अभी एक मैं सीरीज लेके आ रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, पूरी फ्री सीरीज है। तो उसमें 11th स्टैंडर्ड के सारे सीईटी के जो चैप्टर्स हैं वो आप लोग को देख लेना है, 11th वाले। फिर जब आप 12th के मेरे वन शॉट वीडियोस देख लेंगे, 12th के वन शॉट वीडियोस देख लेंगे, 12th के न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, 12th के आपको चैप्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद आप उसी कोर्स के अंदर के जो 12th के चैप्टर्स है वो भी आप देख लेंगे। अब डिटेल और सुनिए, आपका जो सीईटी का एग्जाम होता है, सीईटी का एग्जाम, उस सीईटी के एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड के 20% क्वेश्चंस आते हैं और 12th स्टैंडर्ड के 80% क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलेंगे सर तो सच में सिर्फ 12th ही ना पढ़ लूं? बेटा सही है, सिर्फ 12th पढ़ के भी आपका सीईटी में अच्छा मार्क्स आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 12th के जो चैप्टर्स हैं वो 11th से भी रिलेटेड है। तो 11th का अगर आपको आएगा ही नहीं तो 12th का भी आप कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए इन लोग ने, सरकार ने क्या किया है, सुनिए, जो हमारी महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र शासन है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि 11th कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो, इतने चैप्टर्स कम से कम आपको पढ़ लेना है। तो 11th के 14 में से 8 चैप्टर्स, वो 8 कौन कौन से हैं वो आपको उस कोर्स में मालूम पड़ जाएगा। तो 14 में से 8 चैप्टर्स आपको सीईटी के पढ़ना ही है, और बाकी जो 12th है उसमें 16 चैप्टर्स है, तो पूरे 16 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो 8 11th के हो गए और 16 किसके हो गए? 12th के। टोटल कितने हो गए? 24। 8 + 16 = 24, 24। तो 24 चैप्टर्स पढ़े बिना आप सीईटी कैसे निकालोगे? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको वो 8 और वो 16 चैप्टर्स पहले तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और बाकी जो गैप है वो ब्रिज करने के लिए, वो सारा सॉल्व करवाने के लिए मैं यूट्यूब पर एक फ्री पूरा सेशन डालने वाला हूँ, फ्री सीरीज, और एक पेड सीरीज भी रहेगी, बहुत ही सस्ते में रहेगी, 300 रुपए से भी कम में रहेगी। वो सीरीज मैं अपनी ऐप पे भी डालने वाला हूं, उसमें और भी डिटेल में बड़े बड़े लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं रहेंगे, उसमें भी बहुत कुछ रहेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप लोग उसे भी मिस मत करना। तो यूट्यूब पे आप लोग देखना, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो ही ऐप पे आना, वरना ऐप पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पर ही देखे चीजों को समझना। ओके, सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक बात आपके समझ में आ चुकी है कि 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़े बिना 12th में चैप्टर्स आप समझ नहीं पाएंगे, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि 11th का भी वेटेज है, भले 20% का है लेकिन वेटेज है, 80% 12th का है, लेकिन 11th के कुछ चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है ताकि 12th के वो चैप्टर्स समझ में आए, ठीक है। आपको करना क्या है, अभी देखो बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, एग्जाम आने वाला है, तो आपके पास अभी टेक्स्ट बुक पढ़ने का ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे वन शॉट सारे के सारे देख लेंगे। तो जब आप वन शॉट देख लेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, इससे अच्छे वन शॉट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये बाबा मैं चैलेंज से दिल खोल के बोल सकता हूं, ठीक है, दिल खोल के मैं बोल सकता हूं कि बच्चा सच में आपको इससे अच्छे वन शॉट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। तो ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से बनाए गए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक को खोल के सामने रख के उसको बनाए गए हैं। तो आप इन वन शॉट को पूरा देख लीजिए बच्चा, देख लीजिए ध्यान से। 14 चैप्टर्स हैं, 2-2 घंटे के चैप्टर्स हैं, यानी कि 28 घंटे आपको चाहिए। ऐसा समझ लो कि 3 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। दिन रात देखो, दिन रात देखो, समझ में आ रहा है? दिन रात देखो, बिंज वॉचिंग करो। जैसे आप लोग नहीं, आप लोग को वेब सीरीज कोई मिल जाती है नेटफ्लिक्स की या प्राइम वीडियो की या सोनी लाइव की, तो आप लोग क्या करते हो, दिन रात देखते हो, पूरी सीरीज खत्म करके ही मानते हो। तो वैसा इस चैप्टर को, इन चैप्टर्स को आपको खत्म कर डालना है। वन शॉट पूरा देख डालो यार, 3 दिन के अंदर पूरा खत्म कर दो इसको। और फिर उसके बाद में आगे जाके, मतलब यानी कि आप क्या करोगे कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं, ये आप लोग नवनीत की गाइड हो गई, या उत्तम प्रकाशन की गाइड हो गई, या टारगेट की गाइड हो गई, या प्रगति प्रकाशन की गाइड हो गई, अरे जो भी कोई गाइड हो गई, सारी गाइड्स इक्वली अच्छी हैं, सारी गाइड्स इक्वली अच्छी हैं। 11-12 के हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से सारी गाइड्स इक्वली अच्छी हैं। तो कोई भी गाइड में से इन सवालों के जवाब निकाल के आप वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो वन शॉट देखे बिना तो आप जब डायरेक्टली पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं, तो कितना रट्टा मारोगे। तो इसलिए वन शॉट सारे के सारे देखो, उसके बाद आप उन गाइड्स पे जाओ, ठीक है। तो लोग पूछ रहे थे स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बोल मत तो जाना, बोलना मत करे सर आप तो बड़ा टाइम लगा रहे हैं, चलो आगे जल्दी बताओ। अरे बेटा ठीक है, लेकिन कुछ बातें करना जरूरी होता है। आप अगर मेरे सामने बैठे होते ना अभी, तो
मैं आपसे और डिटेल में बातें करता, अरे आपको एक एक चीज रटवाता, एक एक चीज समझाता डिटेल में कि बेटा कैसे करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वक्त की कमी है, कैमरे से बात करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है। बट एनीवे, जो भी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं और आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हाथ में किताब है और आप लिख लिख के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो बेसिकली ये वाला 14th वाला ये भी मार्क कर लीजिए, 16th वाला मार्क कर लीजिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर योर कॉलेज एग्जाम एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे के पेजेस पे हम लोग फटाफट जा रहे हैं। तो सेकंड वाला चैप्टर अब आ चुका है, इसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड्स अगेन पहले बोला था कि एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में से आएंगे, सब एमसीक्यूज पढ़ लो, ठीक है, एमसीक्यू सारे पढ़ लीजिए। उसके अलावा अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ये पहला वाला मार्क कर लो। पहला वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको साबित करना है कि आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला आप लोग कर लीजिए। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल का बना के डाला हुआ है वीडियो, वो देख लीजिए, ठीक है। फिर ये 4th वाला मार्क कर लीजिए। तो पहला वाला एंड 4th वाला इस सेकंड क्वेश्चन में आप लोग मार्क कर लीजिए। उसके बाद में जो ये 3rd वाला है, इसमें ये तीसरा मार्क करिए फटाफट, ठीक है। तीसरा मार्क करिए, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो क्या होता है? देखो, जो भी आप लोग जवाब दोगे ना बेटा, तो मुझे वो जवाब कैसे समझ में आएगा कि आपने किस चीज का जवाब दिया है। आप कमेंट में जब जवाब देते हो ना, तो टाइम भी लिखो, मैंने किस टाइम पे सवाल पूछा। जैसे मान लो अभी 11:40 पे सवाल पूछा, तो आप लिखो 11 डॉट डॉट, जो आता है ना कोलन, 11 डॉट डॉट और फिर 40। तो ऐसा आप लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो टाइम टैग हो जाता है और फिर उसके सामने आंसर लिख दो। तो फिर मैं क्या वो टाइम पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि हाँ आपने उस सवाल का सही जवाब दिया है कि नहीं दिया। अच्छा, जो भी अच्छे बच्चे हैं वो चाहें तो इस वाले वीडियो का मेरा पूरा टाइम स्टैंपिंग कर दें कि कौन से टाइम पर मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया, कौन से टाइम पे सेकंड चैप्टर, कौन से टाइम पे थर्ड चैप्टर। तो आपकी जो कमेंट रहेगी मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो जिसने भी टाइम स्टैंपिंग सबसे पहले किया उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो देखिए, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोला है। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मालूम है ना? आप लोग क्या करते हैं, दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर ए क्रॉस बी निकालना है, कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऐसा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चा। ओके, एनीवे, फिर क्या है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स। 5th वाला मार्क कर लो। 7th वाला है ना इंटीग्रेशन का, बेसिक इंटीग्रेशन है, मार्क कर लो। अब आ जाते हैं 3rd चैप्टर की ओर। सो 3rd चैप्टर में हम लोग फटाफट आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सो 3rd चैप्टर ध्यान से देखिए सब लोग। 3rd चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो यहां पर अगेन सारे एमसीक्यूज मार्क कर लेना। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 पूरा मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे तो यहां पर ये 7th वाला 2 का 7, हाँ, तो ये 7 वाला मार्क करो, 9 वाला मार्क करो। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है, ये मार्क कर लो। ये हो गया। आगे बढ़े, इधर यार बाबा, चलो चलो यार, चल काहे नहीं रहा ससुर का नाती। हाँ, ये देखो, तो यहां पर ये 3rd क्वेश्चन का 2nd, 3rd क्वेश्चन का 3rd, 3rd क्वेश्चन का 4th। ये ग्राफ वाले जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स में आपके, चाहे कॉलेज के हो चाहे एंट्रेंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनको भी जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया 2 3 4 हुआ, 3rd वाले का 2 3 4, ठीक है। और देखो 1 भी है, सो 3rd वाले का 1 भी है, ठीक है। सो ये सब आई होप कि इस चैप्टर का आपको वो सब इंपॉर्टेंट आता है, वो सब जो इक्वेशंस हैं, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कौन कौन सी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, कौन बताएगा बेटा? 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन कौन सी है? अरे कम ऑन, v = u + at, s = ut + ½ ad² एंड v² = u² + 2as, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो वो सब हो गया, ठीक है। सो ये पहला वाला हो गया, 2 3 4 हो गया। बाकी इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले चैप्टर पे आ जाते हैं फटाफट। सो अगले चैप्टर पे जो कि लॉज ऑफ मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज भी अच्छा खासा है और ये कर लेंगे तो मतलब समझ लिया आधा फिजिक्स तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि पूरा न्यूटन ने पूरी जान इसी चैप्टर में डाल दी। न्यूटन ने जितनी पढ़ाई की है मान लो इसी के ऊपर कर दी है। ओके, तो पहले तो याद रखेंगे कि सारे के सारे एमसीक्यूज मार्क कर लेंगे, वो तो है ही, ठीक है। एमसीक्यू सारे मार्क कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में
जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखो ये वाला है, 9th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th वाले को मार्क कर लो, ठीक है। फिर इसको 13th वाला 14th वाला मार्क कर लो, वो 19th वाला बाजू में ही उसको मार्क कर लो, ठीक है। फिर ये 3rd वाला क्वेश्चन जो आ गया, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इसके अंदर 2nd वाला मार्क करो, 7th वाला मार्क करो, बाजू में ही है, हो गया मार्क। 4th वाला मार्क करो, 9th वाला मार्क करो, 10th वाला मार्क करो, ठीक है। बोर नहीं होना है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। तो बैठो, ध्यान से देखते रहो, मार्क करते जाओ फटाफट, ठीक है। यहां पर ये वाला 13th वाला क्वेश्चन, 17th वाला क्वेश्चन, ठीक है, फिर 14th वाला क्वेश्चन एंड 15th वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए फटाफट बेटा। चलो हटो बे, क्या है। ओके, चलिए अगले चैप्टर पे जाते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये सब करने का क्या फायदा है? अरे भाई इतना पढ़ोगे तो ही तो एग्जाम में लिखोगे ना, वरना 11वीं पास कैसे होगे? तो ये करना ही है, कंपलसरी करना है, इतना पढ़ाई तो मिनिमम करना है, ठीक है। इतना करके जाइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 70 मार्क्स का जो पेपर रहता है ना, वो विदाउट ऑप्शंस में बता रहा हूँ 70 मार्क्स का रहता है ना, विदाउट ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस के साथ मिला लेंगे ना तो 98 मार्क्स का पेपर है। कितना? 98। तो 98 मार्क्स का जो पेपर है, लगभग 100 मान लो, 100 में से 60 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी के आते हैं, 60 मार्क्स के, और बाकी बचा हुआ 40 मार्क्स का क्या आता है? न्यूमेरिकल्स आता है। तो 60 मार्क की थियरी, 40 मार्क का न्यूमेरिकल, ऐसा समझ लो। अरे बाबा 98 मार्क्स का पेपर है ना बेटा, उसको मैं कह रहा हूं कि है ना 100 मार्क पकड़ लो। तो 60 किस में से आएगा? थियरी में से आएगा। 40 किस में से आएगा? न्यूमेरिकल में आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन के साथ मत बोलो, 70 में से बताओ कितना आएगा। तो 70 में से मैं आपको बता देता हूं, 25 से 30 मार्क का न्यूमेरिकल है, और बाकी जितना भी बचा है वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? आपका रहेगा थियरी। समझ गए? तो 50 मार्क की मान लो, सॉरी 50 मार्क की नहीं, 40 मार्क की थियरी है, 30 मार्क का न्यूमेरिकल है। सो 40 मार्क की थियरी, 30 मार्क का न्यूमेरिकल, इस तरीके से आएगा, ठीक है, याद रखना। तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजें जितनी भी मैं करवा रहा हूँ, टिक मार्क करवा रहा हूँ, इन सबको पढ़ना है, किसी भी गाइड से पढ़ना है, कोई भी एक गाइड से पढ़ो। अच्छा, अगर बहुत ही इजी आपको वर्ड्स में चाहिए, अगर कुछ गाइड वर्ड बहुत ही इजी, तो इजी आपको अगर चाहिए ना, तो टारगेट आप पढ़ सकते हो। टारगेट में लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है, नवनीत की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी दोनों बुक की सेम है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज चाहिए तो टारगेट की बुक में से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो है ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग आ चुके हैं। ग्रेविटेशन देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेविटेशन अगेन सारे के सारे एमसीक्यूज मार्क करेंगे। एमसीक्यूज मार्क करने के बाद जो ये सेकंड वाला है, कौन सा है ये, मतलब प्रॉब्लम, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट वाला, थर्ड वाला मार्क कर लो। सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी का भी, एस्केप वेलोसिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ग्रेविटी हाइट के हिसाब से कैसे चेंज होती है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला मार्क करो। सो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। फिर ये 10th वाला मार्क करो, डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो 10th वाला मार्क कर लो। 12th वाला मार्क करो, केपलर के तीनों लॉज आना चाहिए बेटा, केपलर के तीनों लॉज। तो अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये सारे की सारी चीज़ों का मैं एक पूरा लंबा सा मैराथन जैसा बनाऊं आपके एग्जाम से पहले, और आप लोग सब उसमें ज्वाइंट हो, लाइव लूं लेक्चर? कितने लोग चाहते हैं? तो अगर कमेंट में कम से कम 20 लोगों का मुझे लिख के आ गया कि सर यस, आप पूरा सेशन लीजिए जिसमें आप हमें क्वेश्चंस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन लीजिए, हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, देखेंगे आपका वीडियो। अगर ऐसा कम से कम 20 लोगों ने कमेंट में लिख दिया, तो जिस दिन 20 कमेंट्स पूरी हो जाएंगी, मैं उस वक्त ही वो वीडियो फटाक से बना दूंगा, ठीक है। तो वो लाइव लूंगा, हाँ लाइव, तो आप सभी को उसमें प्रेजेंट रहना होगा, तो हम लोग सब मिलकर बातें करेंगे, ठीक है, ओके। एंड वहां पे पूरी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपकी मैं क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज भी मैं सुनूंगा, आप लोग जो भी मुझसे पूछेंगे मैं उसको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए एनीवे, तो ये हो गया, मार्क कर लिया आपने। इधर जो क्वेश्चन नंबर, कम ऑन चलो यार, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी देख लेते हैं, ये क्या चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो चल रहा है, व्हाट द हेल इज दिस, पता नहीं क्या चीज दब गई है, एडिट दब गया कि खाली व्यू दब गया। चलो ओके, एनीवे अब सही है, नाउ इट इज ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो वो हो गया था। अब इसमें से देखो,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें फर्स्ट वाला मार्क करो, थर्ड वाला मार्क करो बेटा, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट वाली, ये इंपॉर्टेंट एकदम। उसके बाद में 12th वाला मार्क करो, ये 9th वाला मार्क करो, ठीक है, हो गया ये वाला। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट स्वीट प्यारा चैप्टर है ये वाला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो यहां पर है आपके पास, ये तो रहेगा ही एमसीक्यूज सारे के सारे, ठीक है, एमसीक्यूज रहेंगे ही। चलो सेकंड वाले में से क्या रहेगा बेटा, तो सेकंड वाले में जो आंसर इन वन सेंटेंस है, इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, बल्कि इतना ही नहीं, इलास्टिसिटी के साथ आप लोग लिखो व्हाट इज प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी दोनों पे सवाल आ सकता है। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, स्ट्रेन का क्या मतलब है, मार्क करो इसको फटाफट, ठीक है, हो गया ये। फिर पॉइजन्स रेशियो क्या है, ये पॉइजन नहीं है रे बाबा, ये आई थिंक फ्रांस का साइंटिस्ट है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉइजन, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद में इलास्टिक हिस्टेरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने ना अपने लेक्चर्स में वन शॉट वीडियोस में बताई है, पूरी डिटेल में बताई है ये क्या होता है। तो अगर आपने वन शॉट वीडियोस देख के समझ लिया ना, तो इसका मतलब आप बहुत इजीली कर पाएंगे सॉल्व। आप यहां पर और थर्ड वाले में आंसर इन ब्रीफ में, स्टेट द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज, काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हुक्स लॉ पढ़ लेना आप लोग डिटेल में, हुक्स लॉ बहुत ईजी है, ईजी भी है बहुत। यहाँ पे 8th वाला, सेकंड वाला ये मार्क कर लो, ठीक है, 8th वाला सेकंड वाला मार्क हो गया न्यूमेरिकल। फिर ये देखो 4th वाला, 10th वाला ये मार्क करो, फिर देन 6th। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर पे जाते हैं। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये न सिर्फ आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए, इतना नहीं आएगा तो 12th में आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, एंट्रेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो सारे के सारे एमसीक्यूज मार्क कर लीजिए थर्मल प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद में यहाँ पर आप आइए नीचे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसका 1 और 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर जो ये है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। सो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये मार्क कर लिया। अब थर्ड वाले में आइए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 8th वाला, ठीक है। सो टेम्परेचर स्केल्स, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर स्केल बना के दिया रहेगा, बोला रहेगा कि एक तो है केल्विन, एक तो है फ़ारेनहाइट, एक तो है सेल्सियस, उसके अलावा चौथा कुछ एक्स स्केल है, तो उसमें इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। फिर उसके बाद में ये वाला 13th वाला क्वेश्चन हो गया, 13th वाला मार्क कर लो, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक केटल वाला, ठीक है। चलिए, तो ये वाला हो गया आपका थर्मल प्रॉपर्टीज। आ जाते हैं 8th वाले पे, रुको जरा, सब्र करो, भागो मत। कुछ बच्चे उठ के जाने लगे, अरे सर 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 ये आराम से बाद में देखेंगे, 2x स्पीड पे देख लेंगे। अरे बेटा ध्यान से देखो, साथ में बने रहो, मजा आएगा। सो ये हो गया आपका साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में, अरे किधर गया बे, गायब भी हो गया क्या? हाँ, तो साउंड वाला जो चैप्टर है, अरे ये क्या हो रहा है बे ससुरा, हाँ यहां पर, तो ये देखिए, तो साउंड जो चैप्टर है इसमें, साउंड चैप्टर में पहले तो आप सारे के सारे क्या करेंगे कि एमसीक्यूज तो करेंगे ही करेंगे, साथ में सेकंड क्वेश्चन का कि भाई वेव मोशन डबली पीरियोडिक है, साबित कीजिए, ये आपको बताना है। उसके बाद में प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, फिर वैसे ही हवा में जो नमी होती है ह्यूमिडिटी, उसका इफेक्ट क्या होता है वो मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो 6th हो गया, 7th हो गया, 8th एको का मतलब क्या होता है, एको आता है ना, एको, अरे आप चिल्लाते हैं ना राहुल, तो आवाज आती है राहुल 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 3-4 बार, उसको बोलते हैं एको। तो एको क्या होता है उसके बारे में, ये सारी चीजें मेरे वन शॉट में मिल जाएंगी आपको। और फिर उसके बाद में एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, 10th वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ गए 7th वाले पे, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये वाला जो है इसको सही भी कर लेना, एनटीपी लिखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इट इज रॉन्ग, इट शुड बी एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो ये 7th वाला हो गया। फिर ये वाला हो गया आपका 20 वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें थर्ड वाला एको साउंडर वाला, ये गर्ल वाला जो प्रॉब्लम है ना, 4th, ये 10th वाला मार्क कर लो फटाफट, साइड में ही है,
10th वाला मार्क करो, 7th वाला मार्क करो। ओके चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं फटाफट। ऑप्टिक्स पे आ गए। इसका तो मैंने बहुत ही बड़ा वन शॉट बनाया हुआ है, 3-3.5 घंटे का वन शॉट है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। इतने कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो ज़रूर देखिएगा ये वाला वन शॉट। सो इट्स इंटरेस्टिंग चैप्टर ना, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके सारे एमसीक्यूज मार्क कर लीजिए ऑप्टिक्स वाले के, ठीक है, एमसीक्यूज मार्क कर लेंगे। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है, किधर गया रे बाबा, एमसीक्यूज ही खत्म नहीं हो रहा है क्या? हाँ यहाँ। सो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग वाले में 4th वाला, ठीक है, फिर 6th वाला, 8th वाला, 10th वाला मार्क करिए। उसके बाद 13 है, ये वाला मार्क करिए, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल वाला जो आया उसमें ये 9th वाला मार्क करो, 11th वाला मार्क करो, ठीक है, ये वाला मार्क करो, 4th वाला, ठीक है, 4th वाला मार्क कर लिया, हो गया इधर का, ये वाला हो गया। हाँ ये वाला 8th वाला मार्क करो जल्दी फटाफट, 8th वाला मार्क करो। अब आ जाते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स में, सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट वाला मार्क करो इसमें, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये चैप्टर फिजिक्स 2 का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मतलब ऐसा मान लो कि अगर आपने जेडब्ल्यू देने गए और 11th का चैप्टर जो है अपना ये वाला कौन सा, ऑप्टिक्स, वैसे ये 11th में नहीं है सीबीएसई को, सीबीएसई वालों को ये 12th में, ठीक है। तो ये चैप्टर एक है और एक दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये तो खाली ऑप्टिक्स है ना, एक्चुअल में ये रे ऑप्टिक्स है, इसका नाम इन लोगों ने शॉर्ट में ऑप्टिक्स रखा है, लेकिन एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स। अपने को 12th में एक चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर सीबीएसई में एक ही साल में दिए हुए हैं, 12वीं में दिए हुए हैं। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर का मिला के इतना सवाल आता है जेडब्ल्यू के एग्जाम में, इतना सवाल आता है कि आपका माथा घूम जाएगा कि भाई इतना सवाल कोई पूछ कर सकता है एक चैप्टर से। तो इसलिए ये 2 चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू जो लोग भी अपीयर करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो प्लीज इसका वन शॉट एटलीस्ट देख लो। स्टेट बोर्ड के लेवल का वन शॉट देखोगे तुम तो तुम्हारा 60% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर आप लोग बचा हुआ कॉन्सेप्ट जो है सीबीएसई की जो बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी बुक्स, वहां से देख सकते हो, ठीक है। ओके एनीवे, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में सीबीएसई के भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मतलब मुझे बताइएगा। आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि सीबीएसई के वीडियोस बनाओ तो मैं उसके भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। ओके चलिए, अब आगे क्या है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, तो सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, राइट, 5th है, उसके बाद में 8th है ना, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला हो गया। अब आ जाते हैं 10th चैप्टर पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फटाफट देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां पे यहाँ पे खत्म होगा ना 11वीं में, एग्जैक्टली वहीं से बिल्कुल सीक्वल की तरह, मूवी का जैसे सीक्वल रहता है ना, वहां से 12th का चालू होगा। तो यहाँ पे गॉस लॉ पे खत्म होता है, वही गॉसेस लॉ पे 12th में चालू होता है। तो बहुत ही जबरदस्त है ये। ओके, फिर हम लोग आ गए यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा एमसीक्यूज है ये तो करना ही है, एमसीक्यूज तो पूरा पढ़ना ही है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें सेकंड वाला मार्क कर लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसा वाला लॉ है पूरा, तीन स्टेटमेंट है। अच्छा, अब थर्ड वाले पे आ जाओ, सॉल्व न्यूमेरिकल्स पे। तो थर्ड का फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद में 4th हो गया, ठीक है, 4th वाला मार्क कर लो। उसके बाद में 7th वाला मार्क करो, दैट्स इट। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग 11th वाले पे आ जाते हैं, 11th चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो ये 11th का जो चैप्टर है यही 12th में भी कंटिन्यूड है आगे। ओके, सो अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज हो गया अपना, सब मार्क करना है। ये जो है सेकंड क्वेश्चन में से क्या मार्क करना है, तो पहला मार्क कर लो, बहुत ही ईजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। बस अब यहाँ पे आ जाओ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। तो ओमिक नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं ये मार्क कर लो, फर्स्ट वाला। फिर 4th वाले में आ जाओ, 4th वाले में जो सेकंड है वो मार्क करो। हाँ, सेकंड मार्क किया, 4th मार्क करो, सेकंड हो गया, 4th हो गया, ओके, 10th हो गया,
उसके बाद में 12th हो गया, ठीक है। ओके, अब आ जाओ मैग्नेटिज्म पे। सो मैग्नेटिज्म इज द 12th चैप्टर। बस बने रहो यार, 2 चैप्टर बाकी है मुश्किल से। ओके, एमसीक्यू सारे मार्क कर लो। एमसीक्यूज हो गए मार्क। अभी सेकंड वाले पे आ जाओ। तो इसका सेकंड वाले में कुछ भी इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है। थर्ड वाले में आओ। थर्ड वाले में थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड मार्क कर लो। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। मैग्नेटिज्म चैप्टर देखो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, और ये पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली फोर्थ वाला जो है उसका फर्स्ट मार्क करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मार्क करो। 3 ही प्रॉब्लम्स है, बाकी 2 प्रॉब्लम्स नहीं है, थियरी है, उसको छोड़ दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है इसमें। चलो मैग्नेटिज्म भी हो गया। आ जाओ अगले वाले पे। तो अगला वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये वाला चैप्टर अगर देख के आपको मजा नहीं आया, ये वाला चैप्टर अगर देख के आपको मजा नहीं आया, तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। इतना जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही डिटेल्ड है, मजेदार है। प्लीज 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 ये चैप्टर आप लोग वन शॉट में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इट इज फैंटास्टिक चैप्टर, फैंटास्टिक। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। ये है आपका आंसर इन ब्रीफ, ठीक है। यहां पे आपको फर्स्ट वाला मार्क कर लेना है कि ईएम वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद में ये वाला मार्क करिए 12th वाला, नेम द 3 बेसिक यूनिट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या लगता है ना, वो सारी चीजें, चैनल लगता है, ट्रांसमीटर लगता है, रिसीवर लगता है, वो सारी चीजें। मॉड्यूलेशन क्या होता है, कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। न्यूमेरिकल्स में पहला वाला मार्क करो, 9th वाला मार्क करो, 8th वाला मार्क करो, 7th वाला मार्क करो। ओके, अब आ जाते हैं फाइनल चैप्टर पे जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मार्क करना है, खास करके सबसे पहले आपको मार्क करना है ये सारे के सारे एमसीक्यूज, ठीक है, वो मार्क कर लो। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग, इसमें से 4th मार्क करो, 5th मार्क करो, और थर्ड वाला आंसर इन डिटेल 1, 2, 3 एंड 4, 4 चीजें मार्क करो। दैट्स इट। यहां जाके आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था सारा का सारा हमने कवर कर लिया, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका मार्च में एग्जाम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th के हिसाब से भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, एंड एंट्रेंस के हिसाब से भी। तो आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भैया इतना कम से कम पढ़ लेना यार, इतना पढ़े बिना एग्जाम में मत जाना। क्या फायदा ऐसा एग्जाम देके जहां पे हमको बेसिक्स ही नहीं आता है। तो फिजिक्स का बेसिक्स अगर आपको सीखना है कम से कम, तो इतना पढ़ लो। तो आपने 11th में फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फिर 11th की बुक को ऐसा बंद करो, ताला लगाओ, रख दो साइड में हमेशा के लिए। इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, फिर 12th स्टैंडर्ड में मजे ही मजे, मजे ही मजे, है ना। वो आजकल चल रहा है बहुत ट्रेंड में, मजे ही मजे। चलो एनीवे, सो बस ये वीडियो अपने दोस्तों को भी, जो बेचारे पूरे साल भर मेहनत नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो कम से कम पास हो जाए, उन्हें ये वीडियोस प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी। सो बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।